बस 1 या 2 दिन में आपका पेपर है, तो 12th बोर्ड वाले बच्चों जरा ये सारे पॉइंट्स चेक कर लो। आई नो आपने सारी प्रिपरेशन कर ली होगी, बट फिर भी आप देख लो कि ये कहीं पॉइंट्स आपसे मिस ना हो गए हो। तो ये सब आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक के बाद एक सारे टॉपिक्स फटाफट से रिवाइज करते हुए चलते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा नहीं होगा, इतना टाइम है ही नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट लॉ से। रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो जिसे हम रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब ये जो दोनों है इसे हम क्या क्या बोलते हैं? जो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसे और प्रोडक्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस। ओके, इसके अलावा हम जहां पे भी डेल्टा लगा होगा उसको क्या कहते हैं? एवरेज रेट। उसको क्या कहते हैं? एवरेज रेट। और जहां पे आपको डी दिखेगा वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस जहां पे हमने लिया है रिएक्टेंट, याद रखना, ठीक है, रिएक्टेंट। और उसमें हमेशा हमें कौन सा साइन यूज करना होता है? माइनस का साइन। उसके अलावा क्या ध्यान रखना होता है? जो कोएफिशिएंट है उसको भी हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। किस तरह से? जैसे ये ए है ना, तो हम ऐसा लिखते हैं ना, -1/a इनटू डेल्टा ए की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे आपके पास ग्राफ दिया है तो 2 कॉन्सेंट्रेशन है, तो C2 माइनस C1 करना है, राइट। टाइम है तो T2 माइनस T1 करना है। तो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ है वर्सेस टाइम। तो टाइम के हमको यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल जाते हैं और यहां से हमें कॉन्सेंट्रेशन के 2 वैल्यूज मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो वो हो जाता है आपका रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पे हम छोटे छोटे चेंजेस ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जब डी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। इतना ही डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ रेट अगर हमें पूछे जाए, एवरेज रेट होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस स्मॉल टाइम की चेंज को बताता है, एवरेज आपको इनफ टाइम के चेंज में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है ये बताता है। ओके, अब यूनिट्स ऑफ रेट। रेट की यूनिट क्या होगी? जैसे ये रेट होता क्या है? पहले तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ही तो होगा सर। तो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वहां पे आप मोलैरिटी लिख सकते हो, या फिर उसको एक्सपैंड करके क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर अपॉन चेंज इन टाइम है, तो टाइम को हम सेकेंड में ले सकते हैं। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गई आपकी रेट की यूनिट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। पहले तो रेट कांस्टेंट क्या है? जब हम ऐसे लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये हम कैसे हटा देते हैं? इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये जो के होता है ये क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है, और इसकी हमें क्या निकालनी है? यूनिट। तो यूनिट के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू सेकेंड माइनस 1, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा मोल की पावर 1 माइनस n, एल की पावर n माइनस 1, देन आपने देखा होगा सेकेंड इनवर्स, राइट। बट आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है? मोलैरिटी वाला M, राइट। और वही तो आपका मोल पर लीटर होता है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, M रेज टू 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट ऑफ K आसानी से आपको दे देगा, चाहे अब वो कोई भी ऑर्डर का हो, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे ऑर्डर बताएगा आपको। ये n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर का लिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 1 रख दो और आपको मिल जाएगा सेकेंड इनवर्स। उसी तरह से अगर आपने 0 ऑर्डर के लिए लिया होता, यहाँ पे अगर मैंने ये 0 ले लिया तो m की पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, 1 ही रहेगा, सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। कभी भी आपको रिएक्शन से ऑर्डर नहीं मिलता है, रिएक्शन से मैच कर सकता है बट रिएक्शन से नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपकी रिएक्शन है AABBCCDD, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है आप इक्विलिब्रियम में यूज करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि रेट में भी कर लेना है, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है ये आपको ऑर्डर नहीं बताते हैं,
ये हो सकते हैं ऑर्डर के इक्वल, बट ये ऑर्डर्स होते नहीं है, राइट? तो ये ऑर्डर्स नहीं है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। आपके क्वेश्चन में लिख के भी आता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फॉर अ सो एंड सो ऑर्डर, या फिर आपको ऑर्डर निकालना पड़ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज डबल देन द रेट बिकम्स 4 टाइम्स, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज डबल द रेट बिकम्स सो एंड सो टाइम्स। उससे भी आपको पता चलता है। मैं एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ आपको। A टू B, A रिएक्टेंट है, B आपका प्रोडक्ट है। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड देन रेट बिकम्स 4 टाइम्स। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको 2A लिख दूं, यानी ये हो गया डबल, ठीक है। अब ये जो रेट है ये 4 टाइम्स कैसे हो सकता है? ये 4 टाइम्स तभी हो सकता है अगर मैंने इस 2A का स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। 2A का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो अब ये जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। कैसे? इसका आंसर क्या आएगा? 2A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर। तो ये 4 टाइम्स हो गया ना रेट। तो रेट अगर 4 टाइम्स हो जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? अगर आपके 2A यहां पे था और इसकी पावर 2 थी, अगर इसकी पावर 2 थी तभी ये 4 टाइम्स हो पाया, करेक्ट? तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पावर है वो 2 है और पावर 2 है यानी ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्या होता है? आपको ये पावर से मिल जाता है। वापस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट इक्वल टू के इंटू जो भी आपके रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे मेरे पास ए और बी रिएक्टेंट्स है, तो मैं क्या लिखूंगी? इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, करेक्ट। अब इनकी पावर्स में कुछ तो लिखूंगी एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई जो है ये है ऑर्डर, पावर्स होती है कॉन्सेंट्रेशन की, एक्स प्लस वाई लिखना होगा यहाँ पे मुझे, ठीक है। अब कभी कभी आपको एक एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ए की रिस्पेक्ट में एक्स ऑर्डर है, बी की रिस्पेक्ट में वाई ऑर्डर है। और एक एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको दिया इस टाइप का, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल ही सकते हैं, ठीक है। आपको बोल देंगे विद रिस्पेक्ट टू ए डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू बी डबल करने पे 8 टाइम्स हो रही है। तो उस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इसके अलावा फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रेडिएशन, पीएच। अब इतनी सारी आपको याद नहीं रहेगी, तो ये जो पहले की 5 से 6 है ये तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रेट कांस्टेंट है, अगर रेट कांस्टेंट है बच्चों तो उसको ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं करती है। ऑल दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को ये सब अफेक्ट नहीं करते। ये सब किसको अफेक्ट करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को। किसको अफेक्ट करते हैं? सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट कांस्टेंट को सिर्फ एक ही चीज अफेक्ट करती है, वो क्या है? रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। इसी के ऊपर हमारा लास्ट वाला जो पार्ट है बेस्ड है। क्या है वो लास्ट वाला पार्ट? यहाँ पे क्विकली आपको बता देती हूँ। तो वहां पे एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि अगर हम टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री बढ़ा दे रहे हैं, 10 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं किसी रिएक्शन का, तो ये देखा जाता है कि इनिशियली अभी रिएक्शन चल रही है तो उसकी कुछ तो स्पीड होगी, उसकी कुछ तो रेट होगी। स्पीड को ही हम रेट कहते हैं, ठीक है। किसी रिएक्शन की स्पीड को ही हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। ऑलराइट, अब जो वो स्पीड है जो भी हो रही है वो कुछ तो सर्टेन स्पीड है, कुछ एक्स स्पीड है। अब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर से कोई और रेट होगी, राइट, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेट भी बढ़ती है, तो अब नई रेट होगी। तो देखा ऐसा गया कि जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रेट मिल रहा है वो रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स हो गया है। वो कितना हो गया? डबल हो गया है। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, उसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कहते हैं। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आर्हेनियस इक्वेशन भी है जिसमें हम ये देखते हैं कि हर टेम्परेचर के लिए डिफरेंट के वैल्यू होती है। जैसे मैंने बताया
एक एक रिएक्टेंट के साथ स्पेसिफिक होती है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल जो ऑर्डर होगी वो जितने भी रिएक्टेंट है उनकी जो पावर्स होंगी उसका सम होगा। ओके, इस तरह के आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर से मिल ही सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पहले से बता दिया है क्वेश्चन में, और आपको एक्सपेरिमेंटली ए बी रिएक्टेंट्स के इनिशियल रेट दिए हुए हैं और कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें ऑर्डर और रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर पता नहीं है, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो बस ऑर्डर आपको पता नहीं है तो एक्स और वाई लिख दो, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दी हुई है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दो। के आपको पता नहीं है तो के ही रहने दो। रेट दिया हुआ है, ये रेट की वैल्यूज है तो यहाँ पे रेट की वैल्यूज पुट कर दो। ये दो एक्सपेरिमेंट उठा के उनका रेशियो लेके फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, हमने हमने तीनों इक्वेशन लिए, तीनों में से हमने क्या किया है, 1 और 2 को डिवाइड किया है, और इस तरह से हमने क्या किया, एक्स और वाई फाइंड आउट कर लिया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आपको जो पूछा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही फॉर्मूला पूछा जाता है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जीरो ऑर्डर का भी आपको पूछा जा सकता है। ग्राफ्स पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के ही पूछे जाते हैं। ओके, तो डेरिवेशन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे सीधे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का, k इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग C0 बाय CT, या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। अगर इस तरह से पूछा जाता है, तो जैसे अगर हमें बोला जाए कि रिएक्शन 50% कंप्लीट है, ठीक है, रिएक्शन 50% कंप्लीट है, तो इनिशियल क्या हो गया 100, और नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस 50। ओके, अब बोल दिया जाए हमें 80% रिएक्शन कंप्लीट है, तो क्या करेंगे 100 अपॉन 100 माइनस 80। समझ आ गया आपको। कभी भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वाइज बोला जाए कि रिएक्शन इतनी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा आपका a माइनस एक्स होगा वो। ठीक है, a क्या होगा हमेशा 100, और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, यानी जितनी भी परसेंटेज बोली है 50% तो x 50 हो जाएगा, 80% तो x 80 हो जाएगा। अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है, यानी कि रिएक्शन आधी कंप्लीट हुई है, तो आधी कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, हाफ टाइम बोलते हैं उसे। ठीक है, टी हाफ, जिसे आप हाफ लाइफ भी बोलते हो, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ से रिलेटेड आपको रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चन मिलते हैं। टी हाफ को अगर हम इस फॉर्मूला में पुट कर दे, के वाले फॉर्मूला में, तो हमें क्या मिल जाता है, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या फिर मैं टी हाफ इधर ले लू तो के इधर आ जाएगा, और उसे हम रेडियो एक्टिव डीके के लिए लैम्डा भी बोलते हैं के को। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके में तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर डीके कांस्टेंट एंड टी हाफ। अब फटाफट सारे ग्राफ्स देख लेते हैं। ये ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। LNCT यानी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लिया है एट सर्टेन टाइम टी। LNCT वर्सेस टी का ग्राफ है, LNCT वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इसमें आपको स्लोप पूछे जाते हैं। यहाँ पे स्लोप क्या है, माइनस के स्लोप है। फिर आपका है CT वर्सेस T, लॉग CT है, वो LNCT था, ये लॉग CT है। लॉग CT के केस में सिर्फ क्या फर्क आ जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब हम LN लिखते हैं और लॉग लिखते हैं तो उसमें फर्क क्या आता है, 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, तो वही चीज है, बस LN वाले में आपका जो स्लोप था माइनस के था, यहाँ पे लॉग C वाले में माइनस के बाय 2.303। ओके, आगे बढ़ते हैं। टी हाफ का C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, कांस्टेंट वाला ग्राफ है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स है। एक बार मैं आपको सारे ग्राफ्स एक साथ भी दिखा दूंगी। ओके, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। अब जीरो ऑर्डर पे आ जाते हैं। जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले, के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। सी नॉट माइनस सी टी यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये एट टाइम टी या फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसको मैं फाइनल बोल रही हूं बट ये
एट सर्टेन टाइम, ओके, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। इसे हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड है यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा, बट आपको कोई भी इंटीग्रेशन नहीं लेना है, सॉरी। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट डज नॉट डिपेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है? ए की पावर जीरो, क्योंकि ये पावर ही तो ऑर्डर होती है, तो जीरो पावर है यानी जीरो ऑर्डर है, और किसी की पावर जीरो कर दो तो वो 1 हो जाता है, तो 1 इंटू के हो जाएगा। तो रेट क्या है? के इक्वल। तो अब रेट के इक्वल है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि इफ द रेट इज अनअफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर इस तरह से भी हो कि कॉन्सेंट्रेशन की रेट, सॉरी, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड और ट्रिपल्ड बट द रेट डज नॉट चेंज, इसका क्या मतलब है? वो आपका जीरो ऑर्डर का रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा या जीरो ऑर्डर का रेट होगा। ओके, वापस मैं आपको बोल देती हूँ, ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, मैं क्या बोल रही हूँ, इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको बताया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इज डबल्ड, ट्रिपल्ड, डन 4 टाइम्स, बट रेट डज नॉट चेंज। क्या मतलब है कि रेट आपके कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी वो कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। तो वहां से आपको फटाफट आंसर दे देना है कि ऑर्डर क्या है? जीरो। आगे इसके लिए हाफ लाइफ क्या होती है? टी हाफ इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2k। सी नॉट यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी नॉट के। तो यहां से फटाफट ग्राफ्स देख लेते हैं। ये जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स हो गए आपके। सी नॉट और टाइम का सी नॉट वर्सेस टाइम, आपका अगेन स्लोप आ गया -k। टी हाफ और सी जीरो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, अगेन कांस्टेंट वाला ग्राफ मिल गया। देखो आप पैरेलल लाइन देखो, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि वो आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर की यूनिट लिखनी है, तो यूनिट के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा हुआ है, m⁻² या फिर मोल पर लीटर की पावर 1 - n, सेकेंड की पावर -1, n यहाँ पे आप जीरो ले लेंगे, आपको यूनिट मिल जाती है। फर्स्ट ऑर्डर के सारे ये फॉर्मूलाज है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आप कॉपी कर सकते हो कि ये सारे ग्राफ्स है आपके फर्स्ट ऑर्डर के, ये फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ। मॉलिक्यूलैरिटी आपको बताती है कि कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है या कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है सिंगल स्टेप में। जैसे मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में। रिएक्शन दी हुई है H2I2 गिविंग 2HI, ठीक है। अब रेट एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, RK इक्वल टू H2 की पावर 1 I2 की पावर 1। तो जो पावर्स होती है वो क्या होती है? उनका सम ऑर्डर दे देता है, पावर्स ही ऑर्डर होते हैं, राइट। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इस सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? एक H2 मॉलिक्यूल प्लस एक I2 मॉलिक्यूल, तो एक और एक दो, तो दो हो गई यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी। जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो, यहाँ पे इक्वल आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट NH4NO2 N2 प्लस H2H2O, यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। ये जो एस्टर वाला केस है ये आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि ये इजी एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहाँ पे अब हमने H2O कैसा ले लिया? एक्सेस ले लिया। अब हमने क्योंकि एक रिएक्टेंट यहाँ पे इतना एक्सेस ले लिया है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो मैटर नहीं करेगी कि कितनी कम हुई कितनी ज्यादा हुई, राइट। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं कर रही है, रेट एक्सप्रेशन में हमने इसको इंक्लूड ही नहीं किया। तो रेट एक्सप्रेशन में हम सिर्फ इसको इंक्लूड कर रहे हैं। अभी दिखने में तो मुझे कितने एलिमेंट कितने कंपाउंड्स दिख रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व दिख रहे हैं? एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, राइट, दो दिख रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ एस्टर पे डिपेंड कर रही है। देखने में ऐसा लग रहा है कि दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ रेट डिपेंड कर रही है एक के ऊपर, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो यानी कि झूठा, नकली, जो सच नहीं है फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन अपीयर नहीं कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर जैसा। ऑर्डर 1 ही होगा, ऑर्डर 1 ही होगा, ऑर्डर
वन ही होगा, लेकिन जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो वो वन जैसा नहीं दिखता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है समटाइम्स ऑल्टर्ड बाय कंडीशंस। ऑल्टर्ड बाय कंडीशंस यानी कि चेंज हो जाता है कंडीशंस की वजह से। यहाँ पे कंडीशन कैसी ली हमने कि पानी एक्सेस में ले लिया है, ठीक है। रिएक्शन वेयर देयर कैन बी मोर देन वन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब ऐसा स्टेप जो आपकी रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करता है, रेट को डिटरमाइन करता है। मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है। मॉलिक्यूलरिटी 2 क्यों है? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होगी। मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 या 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? मैं फटाफट बता देती हूँ आपको। इसका आंसर आपको कोलिजन थियरी में भी मिल जाएगा। अब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 3 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, बट 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 तक ही होगी। तो फटाफट सारे डिफरेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर जो है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल सब हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होती है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, मॉलिक्यूलरिटी थियोरेटिकल होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती, सिंगल स्टेप्स के लिए होती है, एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए होती है। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए भी निकाला जा सकता है, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही ऑर्डर देगा, ओके। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, ऑर्डर जो है वो 3 से ज्यादा हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकेंड ऑर्डर से हमें अभी लेना देना नहीं है। फटाफट देख लेते हैं अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो आपका रेट है एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। इसके लिए ये फॉर्मूला है जो आप लिख सकते हैं, R2/R1। ये डिफरेंट रेट्स हो गए डिफरेंट टेम्परेचर के। डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर जो चेंज होगा, ओके। तो डिफरेंट टेम्परेचर होंगे यहाँ पे भी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन भी क्या है? ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंस को ही बताता है के साथ। जो आपका टेम्परेचर अलग होगा, जैसे T1 टेम्परेचर है तो उस पे K1 आपका रेट कांस्टेंट हो गया, और सिमिलरली T2 टेम्परेचर है तो K2 उस पे रेट कांस्टेंट हो गया। K इक्वल्स टू AE⁻⁸ ए क्या है? आर्हीनियस फैक्टर। E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे जो R है, R की वैल्यूज आप ध्यान से पुट करना। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.314 को ही हम सिंपल 25/3 भी लिख सकते हैं। 8.314 को हम 25/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट ध्यान रखना जूल पर मोल पर केल्विन। अगर आपने कैलोरी में लिखना है तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को पॉसिबल कराने के लिए। बेसिकली रिएक्टेंट जो होता है वो एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो एनर्जी बैरियर होता है वो क्या होती है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। उस रिएक्टेंट को पहले एक्टिवेट होना होता है, फिर वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जो फॉर्मूला है लॉग के साथ है, जो पहले हमने फॉर्मूला लिखा था वो विदाउट लॉग था। जो ये लॉग वाला फॉर्मूला है डायरेक्ट ही आपको याद कर लेना है, कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना है। पूरे चैप्टर में कोई डेरिवेशन आपको नहीं करना है। इसके अलावा ये प्लॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अगेन आर्हीनियस इक्वेशन वाला ही प्लॉट है। इसमें आपने ln में लिया हुआ है। अगर यही चीज आपने ln ना लेके log लिया होता तो बस यहाँ पे 2.303 और आ जाता, ठीक है। ln के वर्सेस 1/t है, तो इसलिए आपको ऐसा प्लॉट मिला है। अगर ये ln के वर्सेस t होता तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, ओके। ये 1/t है इसीलिए ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप आप यहां से कॉपी ही करके चले जाओ, -EA/R। और यही चीज अगर log के का भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, log के वर्सेस 1/t होता तो EA/2.303R, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये log के वर्सेस 1/t है, log के वर्सेस t नहीं है, ओके। t होता तो ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सिर्फ t होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, बट 1/t है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं।
ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी वाला एक ग्राफ है, ये भी मैं फटाफट बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे एक्टिवेशन, ये वाली जो एनर्जी है, जो बैरियर है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच में ये एक बैरियर सा आ रहा है, एनर्जी बैरियर, यही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, इस पीक पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और वहां से न्यू बॉन्ड्स जो है आपके फॉर्म हो रहे होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं, फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। अब ये जो बीच में आपको कुछ एनर्जी गैप दिख रहा है, वो कैसे है, जैसे यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है और इस तरफ एनर्जी दी हुई है, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, ठीक है, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी से। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ आएगा तो एनर्जी लूज करते हुए आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है ना, तो ई आर जो है वो माइनस हो रही होगी, सॉरी ई जो प्रोडक्ट की है वो माइनस हो रही होगी। तो यहाँ पे जो डेल्टा, अगर मैं इसे लिखूं डेल्टा एच, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होगी। और अगर इसी का उल्टा होता तो वो एंडोथर्मिक हो जाता आपका, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से, और अगर एंडो होता तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती प्रोडक्ट से। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व है, किसके बीच में होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी। अब ये जितना ही ब्रॉडर फ्लैट कर्व होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, यहाँ पे आपको दो यहाँ पे कर्व्स दिख रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला कर्व है और एक फ्लैट वाला कर्व है। तो गलती बच्चे इसमें ये कर देते हैं कि उनको लगता है जिसकी पीक ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जो ज्यादा जो फ्लैट या ब्रॉड वाला कर्व है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर बच्चों आता है मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, तो इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल कवर हो रहे हैं, ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, और यहाँ पे कम एरिया, यहाँ पे सिर्फ इतना ही एरिया कवर हो रहा है, यहाँ पे यहां से लेके यहाँ तक ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जितने ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज्यादा रेट होगी रिएक्शन की, और रिएक्शन की रेट बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर भी तो बढ़ा ही होगा। तो ये आपका T+10 यानी बढ़ा हुआ टेम्परेचर, ये आपका कम टेम्परेचर है। ओके, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच कोलाइड विद एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। इन द कर्व एट T+10 the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy, energy ज्यादा होगी, gets double leading to doubling the rate of reaction. okay, आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है रिएक्शन पे। कैटलिस्ट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए ऐसा रास्ता था, ये एक रास्ता था, दिस इज वन पाथ, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रास्ता है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब कि जो रास्ता है वो छोटा हो गया। अब छोटा रास्ता है तो उसे कवर करने में टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा यानी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रास्ता बना उससे क्या हो गया, रेट यानी स्पीड बढ़ जा रही है, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जा रही है। ओके, तो कैटलिस्ट क्या करता है, ऑल्टरनेट पाथ दे देता है रिएक्शन को आगे जाने के लिए। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन टू अकर। आगे कोलिजन थ्योरी, फटाफट देखते हैं। कोलिजन थ्योरी में हमने क्या देखना है, रेट क्या है, इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब कितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं रिएक्शन अकर करने के लिए। मतलब जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करेंगे तो उनके बीच रिएक्शन होगी, बट उनका कोलाइड करते टाइम ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाए। एग्जांपल देती हूं, उससे पहले ये वाला भी फैक्टर देख लेते हैं फटाफट। ये फैक्टर क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई बाय आर टी, वो फ्रैक्शन है जिसके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या इक्वल है। रिएक्शन तभी होगी अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का। तो उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे,
ये आपकी SN2 रिएक्शन है। SN2 जहां पे क्या होता है, SN2 में बैक अटैक जरूरी होता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसे क्या करना होता है, बैक अटैक। तो पीछे से अटैक करने के लिए, अब जैसे ये OH माइनस है और ये आपका कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है, दो टाइप की यहाँ पे ओरिएंटेशन दी है। यहाँ पे Br माइनस O माइनस के सामने है, तब O माइनस और Br माइनस दोनों माइनस है, और क्योंकि दोनों माइनस है इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका ये जो कार्बन है जो स्लाइटली पॉजिटिव है वो O माइनस के सामने आ गया, तो अब रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो इसकी ओरिएंटेशन मैटर करती है। अगर ये इसके सामने था Br माइनस के, तो रिएक्शन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो यही ओरिएंटेशन का मतलब है। इसके साथ सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। आप प्लीज चेक कर लो कि आपने ये सब रिवाइज किया है या नहीं। तो ये फटाफट रिवीजन था आपके लिए। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।